हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी 247 में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 10th क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जो कि अपने फिजिक्स का पार्ट है। चैप्टर नंबर 9 है लाइट। उसमें अपन ने देख लिया था कि दर्पण क्या होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें अपन ने देखा दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण भी अपन ने देख लिया था। अब अपन ने देखा था कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का कैसा होता है? गोलीय दर्पण होता है उत्तल एवं अवतल दर्पण। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं, उनके लिए कुछ नियम देखे थे। फिर प्रतिबिंबों का निर्माण कैसा होता है अपन ने वो भी देख लिया था। आज हम देखेंगे कि दर्पणों के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है। दोस्तों, दर्पण सूत्र एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके आगे हायर एजुकेशन में भी काम आने वाला है। तो आइए आज अपन देखते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। दोस्तों, दर्पण सूत्र में अपने पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है स्मॉल यू, एक होता है स्मॉल बी और तीसरा होता है स्मॉल एल। तो अब अपन देखते हैं कि स्मॉल यू क्या होता है, यानी कि ध्रुव से ध्रुव पी से बिंब की दूरी, ये क्या होती है अपनी स्मॉल यू। अब ध्रुव का कैसा होता है, ये तो हो गया अपना अवतल दर्पण एक, ठीक है। ये क्या होगा इसका पोल। अब यहाँ पे कोई वस्तु ये स्थित है तो यहां से ये दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल यू, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी अपन देखते हैं ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या हो जाएगी अपनी स्मॉल वी। अब जैसे इसका प्रतिबिंब, जैसे ये अपने फोकस और सी के बीच में ये हो गया अपना सी, ये यहाँ पे रखा है। तो अब यहाँ से कोई वस्तु का प्रतिबिंब ये दोनों के बीच में बन जाएगा, जैसे इस पॉइंट पर। तो अब इसकी जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या हो जाएगी अपनी स्मॉल वी। और तीसरी अपन देखेंगे ध्रुव पी से फोकस की दूरी, ये अपनी क्या कहलाएगी, स्मॉल है। ये अपना फोकस है और ये अपना पी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अपनी स्मॉल है। तो आइए दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि जो अपना दर्पण सूत्र है इसका स्वरूप कैसा है। दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u प्लस में 1/v। ये क्या होता है अपना दोस्तों, ये है अपना दर्पण सूत्र। अब अपन ने ये तो देख लिया कि दर्पण सूत्र होता क्या है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो आएगा कि दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति को समझाइए। यानी कि ये जो अपने फॉर्मूला आया है मिरर फॉर्मूला, इसके डेरिवेटिव कैसे है, ये डेरिवेट कैसे हुआ। तो अपन अब इसको देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसकी उत्पत्ति को। दर्पण सूत्र की उत्पत्ति। तो आइए फ्रेंड्स, दर्पण सूत्र की उत्पत्ति चाहे अपन अवतल दर्पण के लिए देख ले, चाहे अपन उत्तल दर्पण के लिए देख ले, वो आएगी अपने पास सेम ही। तो अपन किससे करेंगे, अपन करेंगे अवतल दर्पण से। तो अपने पास अवतल दर्पण होना चाहिए पहले। जैसे ये अपने पास एक अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मेन एक्सिस हो गया और ये इसका पोल ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस एफ और ये हो गया इसका सी, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब अपने पास कोई वस्तु है जो अनंत, ये अनंत और ये क्या अपना वक्रता के अंदर सी, इन दोनों के बीच में रखी है। जैसे ये अपने पास कोई वस्तु रखी है, इसको अपन नाम दे देते हैं पी और क्यू, इस वस्तु को। अब क्या देखा था अपन ने, परावर्तन के नियमों में देखा था कि किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी और किससे गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। तो ये गुजर गई अपनी फोकस से, ये आई और ये गुजर गई। अब अपन ने दूसरा क्या देखा था कि फोकस से आएगी और किससे गुजर जाएगी, मुख्य इससे परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी, यानी कि ये इधर गुजर जाएगी। और यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। ये कैसा होगा, बनने वाला प्रतिबिंब अपने पास होगा वास्तविक उल्टा एवं छोटा। दोस्तों, आप चीजों को रिलेटेड करके पढ़ना सीखिए। आपने पहले देख लिया था कि
दर्पण में कोई वस्तु कहाँ पे स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आज अपने को वापिस आ गया कि यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता के अंदर सी के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप जैसे चीजों को रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी। तो अब अपन देखते हैं आगे क्या होगा। ये हो गया अपने पास, ये अपना हो गया फोकस है। अब इससे इसकी दूरी को अपन क्या मान लेते हैं, यानी कि वस्तु की परावर्तक पृष्ठ से दूरी तो ए मान ले अपन, और इसको क्या मान ले अपन, बी मान ले, और इसको क्या मान ले, फोकस की ध्रुव से दूरी को सी मान ले। अब ये इसको अपन ओ नाम दे दे, ये हो गया अपना एल, ये हो गया अपना एम। इतना हो गया दोस्तों। अब अपने पास ये बिंब था, ये इसका प्रतिबिंब हो गया और ये इसका फोकस हो गया। तो अब अपन इसके लिए क्या देखेंगे, अब अपन इसके लिए निकालेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आएगा कैसे। तो अब आप दोस्तों ये देखिए कि जो OM है और OL है, ये दूरी क्या है, दूरी OM एवं OL अत्यंत लघु है, अतः इसे एक सरल रेखा मान ले। तो दोस्तों ये दूरी अत्यंत कम है, तो अत्यंत कम दूरी में यदि कर्व है तो अपन उसको एक सीधी रेखा मान सकते हैं। तो अपन इसको सीधी रेखा मान ले तो अपन क्या देखेंगे, तो अपन इसको एक सीधी रेखा मान ले तो अपने पास दो त्रिभुज हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगी त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज एक ही हो जाएगी अपने पास NO और L। ये दोनों है अपने पास, ये कैसे हो जाएंगी, यानी कि ये वाला त्रिभुज और अपना ये वाला त्रिभुज, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों अपने पास समरूप हो जाएंगे। तो P डैश Q डैश, एक मिनट सॉरी दोस्तों, OM अपॉन में PQ बराबर, इसकी रिश्ती ये हो गई। अब अपन ये लेंगे OF अपॉन में PF। दोस्तों अब अपन ये देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज अपन ने समरूप मान ली, दोनों त्रिभुज समरूप हो गई तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी कि OM अपॉन में PQ और इसकी भुजा ये वाली और इसकी ये, तो ये हो जाएगा इसका OF ये हो गया और PF ये हो गया। अब अपन देखते हैं कि OF की दूरी क्या है अपने पास, OF तो अपने पास ये है, इसकी दूरी अपन क्या मान ली थी, इसकी दूरी होगी अपनी C। अब अपने पास दूसरी क्या है PF, यानी कि ये PF को अपन ने कैसे निकालेंगे, ये दूरी अपनी पूरी क्या है A, और तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपने को तो ये चाहिए PF, और अपने पास OP की दूरी है A। यदि अपन OP में से OF को घटा दें तो अपने पास क्या आएगा, PF आएगा। तो PF अपने पास क्या होगा, C अपॉन में AC। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, OM अपॉन में PQ इज इक्वल टू C अपॉन में A माइनस C। और ये क्या होगी, ये हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब यदि अपन देखें कि ये जो अपने पास OM है ये इधर किसके बराबर है, P डैश Q डैश के बराबर है, यानी कि OM बराबर है P डैश Q डैश के। तो अपन क्या लिख सकते हैं, P डैश Q डैश अपॉन में PQ बराबर C अपॉन में A माइनस C। ये क्या हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई, वैसे अपने पास ये त्रिभुज भी तो समरूप हो जाएगी, त्रिभुज OLF और ये त्रिभुज P डैश Q डैश FB। तो आइए अब इसको भी देख लेते हैं अपन। एक बार ये समीकरण अपन इधर लिख लेते हैं, P डैश Q डैश अपॉन में PQ बराबर C अपॉन में A माइनस C। ये कौन सी थी अपनी समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं अपन अगली दो त्रिभुजों के लिए। त्रिभुज OLF एवं त्रिभुज P डैश Q डैश F
समरूप है। जब अपनी ये दोनों त्रिभुज समरूप थी तो अपनी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए अपने पास हो जाएगा कि OL अपॉन में P डैश Q डैश अपॉन में OL तो अपनी ये हो गई और P डैश Q डैश अपनी ये हो गई। अब अपन क्या लिखेंगे, OF अपॉन में P डैश F, OF तो ये हो गई और P डैश F ये हो गई। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, OF को तो अपने को पता है, OF तो अपने पास क्या हो जाएगा C और अपने को P डैश F चाहिए, यानी कि अपन A माइनस ये OP में से अपन OF को घटा दे तो अपने पास क्या आ जाएगा, OP डैश में से अपन OF को घटा दे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, OL अपॉन में P डैश Q डैश बराबर C अपॉन में B माइनस C। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3। अब चूंकि OL किसके बराबर हो जाएगा, OL बराबर हो जाएगा PQ के, तो अपने पास क्या हो जाएगा PQ अपॉन में P डैश Q डैश बराबर C अपॉन में B माइनस C। अब अपने पास समीकरण 2 और 4 को देखते हैं। इन दोनों में अपने पास कुछ कुछ समानताएं हैं, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं। इसमें क्या है, इसमें P डैश Q डैश ऊपर है और PQ नीचे है। इसमें क्या है, P डैश Q डैश नीचे है और PQ ऊपर है। तो अब दोस्तों अगर अपन इसको थोड़ा सा संतुलित कर लें तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो देखते हैं बाई इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड अपने पास P डैश Q डैश अपॉन में PQ बराबर C अपॉन में A माइनस C, और दूसरी इक्वेशन है अपने पास PQ अपॉन में P डैश B माइनस C। अब अपन यदि इस समीकरण को हर और अंश में परिवर्तन कर दें तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, PQ अपॉन में P डैश Q डैश बराबर C अपॉन में A माइनस C, और इसको भी PQ अपॉन में P डैश Q डैश बराबर C अपॉन में B माइनस C। तो ये तो क्या होगी समीकरण नंबर 5 और ये क्या होगी समीकरण नंबर 6। तो बाई इक्वेशन 5 एंड 6। जब इक्वेशन नंबर 5 और 6 को अपन बराबर रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, C अपॉन में A माइनस C और C अपॉन में B माइनस C। एक मिनट दोस्तों, जब अपन ने इन दोनों को चेंज कर दिया तो अपने पास ये भी चेंज हो जाएगा और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा A माइनस C अपॉन C, यानी कि A माइनस C अपॉन C। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो अपन देखते हैं कि अपने पास क्या आएगा। जब अपन इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो अपने पास ये हो जाएगा A माइनस C B माइनस C बराबर C स्क्वायर, यानी कि AB माइनस AC माइनस BC प्लस C स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। अब अपन देखेंगे कि दोनों साइड C स्क्वायर से तो C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा AB बराबर AC प्लस में BC। इन दोनों का अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन कर सकते हैं कि इस अपन पूरी टर्म में, इस समीकरण में A B C से भाग देने पर, यानी कि अब A B C अपॉन में A B अपॉन में A B C A C अपॉन में A B C और B C अपॉन में A B C। तो यहां से A B से तो A B कैंसिल हो जाएगा, A C से A C कैंसिल हो जाएगा, B C से B C कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या बचेगा, 1 अपॉन में A अपॉन में 1 प्लस में B। अब अपन देखेंगे दोस्तों, अपन ने डायग्राम में कुछ दूरियों को मानना था अपन ने चर राशियों के रूप में। तो वो चर राशि क्या है, C कहां से कहां तक की दूरी है, ये क्या है फोकस की दूरी। C क्या है, पहले अपन देखते हैं बिंब
की ध्रुव से दूरी। अपन दूसरा देखेंगे प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। ध्रुव P से दूरी। और एक अपन देखेंगे फोकस F की ध्रुव P से दूरी। बीम की दूरी को अपन ने क्या बोला था, U, इसको बोला था V, इसको बोला था स्मॉल f। तो अब अपन डायग्राम में की ध्रुव से दूरी तो क्या होगी, U तो क्या होगी A, और अपनी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी B, और ये क्या होगी अपनी फोकस से दूरी C। तो अब यदि अपन इनमें इनको रिप्लेस कर दे तो ये क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u 1/v। ये क्या है अपना, यही है अपना दर्पण सूत्र। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, कार्टेशियन परिपाटी में अपन देखा था कि ये जो ध्रुव है, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी कैसी होती है, नेगेटिव। बाईं ओर की दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। ऊपर की ओर दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव। नीचे की ओर दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव। तो अब अपन देखेंगे कि फोकस क्या है, फोकस बाईं ओर है। फोकस को अपन यानी कि माइनस है। अपन प्रतिबिंब बिंब देखेंगे, बिंब किधर रखा है, बाईं ओर रखा है, यानी कि माइनस का u। अब अपन देखेंगे कि ये अपना जो प्रतिबिंब बना है वो कैसे बना है, एक्सिस के नीचे, यानी कि माइनस का 1/v। यदि अपन दोनों साइड से माइनस कॉमन ले लें तो और माइनस माइनस पॉजिटिव, तो अपने पास क्या निकल के आता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। दोस्तों यही अपना दर्पण सूत्र है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप आगे पढ़ोगे हायर एजुकेशन में तो भी आपके बहुत काम आने वाला है। इसके बाद आने वाला टॉपिक अपन देखते हैं आवर्धनता क्या होती है। आपने सुना होगा कि आवर्धनता क्या होती है, नॉर्मल आप समझे आवर्धन वर्ड तो सुना ही होगा। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा, इनकी किसी भी चीज का अपने को विस्तृत रूप दिखना। तो आइए अब आवर्धन पे बात करेंगे अपन आपसे। तो दोस्तों आवर्धनता से पहले अपने को पता होना चाहिए आवर्धन क्या होगा। आवर्धन का सामान्य अर्थ होता है बड़ा होना या विस्तृत रूप दिखना। तो अपन देखते हैं कि अब अपना आवर्धन क्या होगा। आवर्धन होगा यानी कि जैसे मेरा बिंब है और मेरा प्रतिबिंब मेरे से कई गुना बड़ा हो जाए तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे क्या आ जाएगा, बिंब की ऊंचाई। आवर्धन को अपन किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m यानी कि मैग्निफिकेशन से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल h से, और बिंब की प्रतिबिंब की तो h डैश से, और बिंब की ऊंचाई को h से। तो अपने पास नॉर्मली फॉर्मूला क्या निकल के आता है, m बराबर h डैश अपॉन में h। अब यानी कि आवर्धन का मतलब क्या हो गया, आवर्धन का मतलब ये हो गया, आवर्धन बताता है प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है, यानी कि आवर्धन ये बताएगा अपने को प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है। अब अपने पास जो टर्म है आवर्धनता, आवर्धनता होती है दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता। क्या होगा, दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित
करने की क्षमता, यानी कि दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है? आवर्धनता। तो अपन देखते हैं कि यदि अपने आप देख लिया था प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h है, तो अपना आवर्धन क्या निकल गया था? n इज इक्वल टू h डैश कोण में h। यही क्या है? आवर्धन का सूत्र होता है। अब आवर्धन में भी अपने पास केस होते हैं। आवर्धन के दोस्तों अपने पास 5 केस बनेंगे, जिसमें से अपने पास पहला है, यदि अपने पास जो दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी है v, तो फ्रेंड्स अब अपन इस पर देखते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें अपन ने क्या करना है? एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी एवं आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या करना है? दिया क्या? देखो अपने को सेविंग दर्पण दिया है। सेविंग दर्पण कैसा होता है? अपन ने दर्पण के यूजेज में पढ़ा था। सेविंग दर्पण में कौन सा दर्पण काम आता है? सेविंग दर्पण में अपने पास काम आता है अवतल दर्पण। ऐसे आप चीजों को रिलेटेड करके पढ़ोगे तो आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी, आसानी से समझ में भी आएगी। तो जहां सेविंग दर्पण दिख जाए वहां याद आ जाना चाहिए हाँ अवतल दर्पण, और जहां वानों का पश्चिम दर्पण दिख जाए तो वहां अपने को याद आ जाना चाहिए उत्तल दर्पण है ये। तब अपने देखा था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव, यानी कि फोकस दूरी f इज इक्वल टू माइनस का 80 cm और बिंब दूरी u इज इक्वल टू माइनस के 20 cm। और अपने को ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब दूरी यानी कि v ये ज्ञात करना है और आवर्धन m ये ज्ञात करना है। तो अपने को v ज्ञात करना है, अपने को u और f दिया है। अपन ने अभी देखा था कि u, v और f में एक रिलेशन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। तो अपने को दिया क्या है? यहाँ से फोकस दिया है, u दिया है, v ज्ञात करना है। तो v अपन ज्ञात करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस में 1/u। तो v अपने को ज्ञात करना है 1/v इज इक्वल टू फोकस कितना है? माइनस का 1/80 और u क्या हो जाएगा? माइनस का 1/20। एलसीएम लेंगे 1/v इज इक्वल टू 80 एलसीएम आ गया तो माइनस के 1 और ये कितना हो जाएगा अपने पास? एक मिनट दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v और 1/v इज इक्वल टू ये अपने पास माइनस आएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 80 और 20 ये प्लस के 4, तो ये क्या हो जाएगा? 3/80 यानी कि 1/v इज इक्वल टू 3/80। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80/3। तो v क्या हो जाएगा? 26.67 सेंटीमीटर। ये क्या है अपने पास? ये तो आगे अपने पास प्रतिबिंब की दूरी। अब अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है इसकी आवर्धनता। आवर्धनता m। आवर्धनता m का अपन ने सूत्र पढ़ा है। आवर्धनता m होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, बिंब की ऊंचाई h। अब अपन देखेंगे कि इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों, वो होता है माइनस का v अपॉन में u। तो n क्या हो जाएगा? माइनस का v की दूरी क्या है? 26.67 अपॉन में 20। तो n क्या हो जाएगा? माइनस का 1.33। तो यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसने पूछा था बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी बता दी अपन ने। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और बिंब से 1.33 गुणा बड़ा बनेगा।
तो ये था दोस्तों इसके दर्पण सूत्र पे और आवर्धनता पे एक न्यूमेरिकल। तो अपन ने इसमें देखा कि अपने पास प्रतिबिंब दूरी ये आई, आवर्धनता ये आई। तो ये एक तो अपने पास आंसर ये हो गया और एक अपने पास आंसर ये हो गया। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे की क्लास में अपन इसके और भी देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।